चुनावी जनसभा में मैं एक बार मौजूद हूँ बार एसोसिएशन सोनीपत में। यहाँ पे जितने भी एडवोकेट हैं हम इनके साथ बात करेंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनवा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? नमस्कार जी, नरेंद्र गंगाना। नरेंद्र जी, क्या लगता है इस बार ये लगता है कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सरकार का पैमाना जो होता है उसको चेक करने का उन्होंने क्या क्या सामाजिक, आर्थिक और विकास इस आधार पर होता है। उस पर भाजपा सरकार बिल्कुल खरी उतरी है। चाहे हम आर्थिक आधार पर लगा लें, क्योंकि जो हरियाणा ने 10 साल में जो तरक्की की है वो पहले नहीं थी। विकास की बात करें तो हमारे यहाँ सोनीपत में 6 नेशनल हाईवे बन गए हैं और आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्री आ चुकी हैं। पहले क्या था कि किसानों की ज़मीन 12-12 लाख में पिटी जाती थी। अब क्या करा कि सरकार ने ज़मीन एक्वायर नहीं करी, बल्कि फ्री जोन कर दिए गए और फ्री जोन में किसान अपनी ज़मीन अपने मन चाहे रेट में बेच रहा है। और यहाँ पे चाहे भटगांव है, बड़वासनी है, इधर जीटी रोड के आसपास कहीं पर भी 4 से 5 करोड़ के बीच का किला है। यहाँ पूरे सोनीपत जिले में 70-80 लाख से नीचे ज़मीन नहीं है। किसी भी गांव में चले जाओ, मेरा गांव गंगाना है, यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर होगा, वहाँ भी 70 लाख के आसपास एकड़ ज़मीन है, क्योंकि वहाँ पर भी नेशनल हाईवे निकल गया। पहले जींद का एक छोटा रोड था, लेकिन अब जो वहाँ पर भी 2-3 रोड आगे हैं जो नेशनल हाईवे, चाहे वैष्णो देवी वाला हो, चाहे मेरठ से जींदवाड़ा हाईवे हो, और चाहे नारनौल से यानी कि अम्बाड़े वाला हो। तो ये जो पैमाने और जो बताया मैंने सामाजिक आधार पर, समाज के आधार पर मोदी जी एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। इस बात को लेकर सरकार चल रही है हरियाणा में भी, और उसी पर काम कर रही है। हरियाणा में सौहार्द का माहौल है और सोनीपत की 6 सीटें हैं। आज 6 की 6 सीटों पर हालात ये हैं कि बीजेपी जीत सकती है। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है सरकार की तरफ। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब इतना काम बीजेपी ने की है, राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर आक्रामक दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। इन सब मुद्दों को क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इन मुद्दों से वो अपने आप को ऊपर निकाल पाएंगे या फिर से वो जो है कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल? देखिए, राहुल गांधी एक झूठ का टोकरा लेकर चल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। अब पहले झूठ बोला कि अगर बीजेपी सरकार आती है संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही संसद में पैर रखा, सबसे पहले प्रणाम किसको किया? संविधान को। सिर झुकाया, माथा टेका और उसके बाद शपथ ली है। और दूसरी बात कहते हैं युवा वाली, अब 10 साल में 1,83,000 सरकारी नौकरियां मिली हैं भाजपा सरकार में, जो कि कांग्रेस सरकार में केवल 90,000 मिली थी 10 साल में। तो किस में ज़्यादा मिली? बीजेपी में। महंगाई की बात करते हैं, मैं एक छोटी बात बताता हूँ। महंगाई 2013 में 14 में गेहूं का रेट 1300 रुपये था। आज गेहूं का रेट 2300 रुपये है हरियाणा में। 10 साल में 1000 रेट बढ़ा है। और जब से आज़ाद देश हुआ है उससे पहले भी 1300 रुपये गेहूं का रेट हुआ था। तो किसानों के साथ सरकार है नहीं है। आज हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी, 24 फसलों पर गारंटीड दिया है। पहले 4 फसलों पर एमएसपी मिलती थी। रही बात आपने कहा महंगाई की, बताता हूँ। तेल का रेट, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में गए, जब क्या था, तेल का रेट 32.5 रुपया 33 रुपये था पेट्रोल का। फैक्ट है, चाहे गूगल कर लेना कोई भाई भी जो सुन रहे मुझे। और जब कांग्रेस सरकार गई मनमोहन की, 72.5 रुपये हरियाणा यहाँ सोनीपत में था। और आज कितना है? आज 94 रुपये हमारे सोनीपत में मिल रहा है तेल। तो कितना बढ़ा 10 साल में? जब 2004 से 14 33 से 75 यानी 73 रुपये, कितना बढ़ा? दुगने से भी ज़्यादा। और इस हिसाब से तो 75 में छोड़ दिया उन्होंने, तो 150 रुपये लीटर होना चाहिए था आज तो, लेकिन 94 है। बढ़ा कितना? परसेंटेज ही निकाल लें तो आप कितने मुद्दे ले लें हर जगह। भाई साहब, आप एडवोकेट हैं और आप न्याय की बात बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यायपालिका की। सबसे पहली बात ये होती है कि जब कोई मतलब कांग्रेसी के ऊपर कोई भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई से हमको जो है दबाया जा रहा है। क्या ये सच है? कि इसमें कितनी सच्चाई है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील शर्मा एडवोकेट है। बाकी जो ईडी और सीबीआई वाली बात है, सीबीआई और ईडी कांग्रेस राज में पहले से है, काफ़ी टाइम से है। अब ईडी का पहले इस्तेमाल
वर्ड सुना ही नहीं था किसी ने भी ईडी का कोई इस्तेमाल हुआ है। ईडी का इस्तेमाल अभी हो रहा है, इन्फोर्समेंट जो अभी होया है, तो इसी सरकार में ईडी का इस्तेमाल हुआ है। और दबाने वाली बात है, तो जो अगर गलत काम करेगा तो उसके तो दोनों है, कानूनी संस्था है वो, तो उसके उस पर करेगी। सही बात है। आप एडवोकेट भी हैं और किसान बैकग्राउंड से भी आते हैं, जरी जाहिर सी बात है कि आप किसान होंगे घर से। जो किसानों के मुद्दे को लेकर हमेशा हावी रहती है, कांग्रेस कहती है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए बीजेपी ने क्या काम किए हैं जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया? नहीं, किसानों के लिए भी ये सरकार काम तो कर रही है। ये जो 6,000 रुपये हर किसान को जो साल के जो दे रही है, जिसके 1 किलो है 2 किलो आर्थिक सहायता किसी उसकी भी है, तो खाद है, बीज है, दवाई है, बाकी से भी टाइम पे मिल रही है। ये मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बात नहीं कि किसान इस उसमें बीजेपी सरकार ने दबाए हों। तो रेट भी ठीक चल रहा है उसका जी। हाँ, तो चलिए हम और लोगों से जानेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम RS राजन है। सर, क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा एक आक्रामक रूप से दिख रहे हैं इस समय बीजेपी के ऊपर, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या ईडी, सीबीआई, इन सब चीज़ों को, मुद्दों को उछालते हैं कि सीबीआई और ईडी ये जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन हैं अपोजिशन के, उनको दबाने के लिए, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, या उनको किसी भी वजह से चुप करने के लिए ईडी का और सीबीआई का है ना बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और रही बात बेरोजगारी, महंगाई की, वो भी बिल्कुल चरम पे है। मतलब इतने झूठी सरकार हमने ज़िंदगी में देखी नहीं है। चाहे कोई छोटा, इनका छोटा लीडर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी, सब जम के झूठ बोलते हैं। कोई सच्चाई कोसों दूर है। रही बात किसानों की, अब 2022 में डबल आमदनी करने के लिए बोल रहे थे, अब क्या रहा, 13 महीने यहाँ बैठे रहे, कितने किसानों ने शहादत दी उनको, कितने किसानों ने शहादत दी। अच्छा, जो दूसरे जो लोग हैं, अब जो 3 कानून बनाए, कृषि कानून, जो बाद में रिपेल भी हो गए, तो उसमें क्या उन्होंने किया, पहले उसको लीक कर दिया, अडानी को लीक कर दिया उन्होंने, उससे कानून बनने से पहले सारे गोदाम खरीद लिए हैं। ये इतना एक्सप्लॉयटेशन जो किसानों का, बेरोजगारों का, महंगाई, अब जो भाई साहब ने कहा भाई महंगाई क्या है, अब जो आंकड़े झूठे साझे, मैंने कहा ना, चाहिए इनका कोई छोटा वर्कर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सारे जम के झूठ बोलते हैं। इतने झूठे जुमलेबाज कोई है नहीं। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सर। ऐसा है, आरोप है तो इनका जो लीडर है राहुल गांधी, सारदन झूठ बोलता है और देश को तोड़ने का काम करता है। चाहे वो अमेरिका में जाए तभी भी देश के खिलाफ बोलेगा, ये नहीं कि अपने देश की अच्छाई बोलेगा, वहाँ पर भी गलत बोलता है। रही बात भाई साहब ने बताया 3 काले कानून वाला, करेंगे 3। ऐसा जी, मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पे सोनीपत के आसपास, मैं दूर नहीं जाना चाहूँगा, पहले प्रॉपर्टी के रेट या ज़मीन के रेट बहुत कम थे। 2 लाख का, 3 लाख का एकड़ ज़मीन था। और उसके बाद प्राइवेट कंपनियाँ आई, प्राइवेट कंपनियों ने ज़मीन लेनी चालू की, और आज 5-5, 7-7 करोड़ रुपया किला है। तो 3 कानून समझ में नहीं आई लोगों को, और उसमें चाहे कुछ भी रहा, पॉलिटिक्स रही, पॉलिटिक्स तो होती है। अगर ये था कि हम अपने सामान को अपने हिसाब से बेच सकते हैं, ये डिमांड पहले करते रहे सब, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने किया उनके एक में, उनको बरगलाएगा किसानों को। किसान बोले होते हैं बेचारे, उनको एक बोला कि क्या किस काले कानून को, उन जो कानून थे ना 3 उनके बारे में बतागा, इनको बतागा किसानों को, इन कांग्रेसियों के द्वारा, कि तुम्हारी ज़मीन को अडानी अंबानी खरीद लेंगे। इन कानूनों का फायदा नुकसान कुछ नहीं बताया, बोले कानून से आगे जिससे ज़मीन खरीद लेंगे। अगर उन्हें ज़मीन खरीदनी होगी, पैसे दे तब नहीं खरीद लेंगे, और अब जिसने बेचने लग रही ज़मीन, तो इनका काम बरगलाने का और कुछ नहीं है, ऐसे ही करते रहते हैं। सर, एक बड़ा सवाल, आपने झूठ की बात की, तो थोड़ी सी झूठ पे बात कर लिया जाए। CA NRC बिल पास हुआ था, उसमें भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने का कोई डर नहीं था। मतलब कोई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इवन कोई भी हो, या हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन उसमें किसी की नहीं थी। लेकिन ये झूठ किसने फैलाया कि अगर ये लागू हो गया तो भारत के मुसलमानों को भगा दिया जाएगा? कोई इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन 2 जो कानून बनाए थे ना, एक तो ये था जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये जो बांग्लादेश है, उसके जो हिंदू भाई हैं, वो मतलब नॉन मुस्लिम जो हैं, वो यहाँ आएंगे तो हम नागरिकता दे देंगे। एक तो कानून ये था। दूसरा जो था उसकी, वो मैंने पढ़ा नहीं ना, मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जो भाई ने अभी बात की ना महंगाई की, ज़मीनों की, ये तो ग्लोबल है। आप यहाँ का सोनीपत का रेट नहीं, आप कहीं जींद का देख लो, उसका भी बड़ा है। तो ये तो जो मार्केट रेट है ना, तो सब जगह बढ़े हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इनकी वजह से इनको ऐसी पॉलिसी लेके आए जी ये रेट बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबके बढ़े। ये तो अच्छी बात है, भाई ने मान लिया
कि हरियाणा में सभी जगह रेट बढ़े हैं जमीन के। इसका मतलब तो ग्लोबल, दूसरा ग्लोबल भी करा, इसका मतलब पूरे भारत में तो विकास तो हुआ है। और विकास हुआ, इसका मतलब कि क्या क्यों हुआ कि नेशनल हाईवे निकल गए ना जी। इतने बड़े बड़े हाईवे निकले, उनके आसपास की जमीनें रेट बढ़े हैं, औद्योगिक लगेंगे वहाँ, उन्हें होटल खुलेंगे, पेट्रोल पंप लगेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अब एक बताता हूँ मैं, हरियाणा पहले ऐसा राज्य है जिसमें हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। आप चाहे तो गूगल कर लो, चाहे मेरे साथ चलो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। इसका इनसे भाई साहब से ये पूछो कि बीजेपी ने कौन सा मेडिकल किस जिले में बनाया? मैं बता दूंगा, जींद में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन गया जो कि रोहतक से भी बड़ा है, पानीपत में बन गया, करनाल में बन गया, अम्बाड़ा में बन गया। भाई साहब मेरी गाड़ी में बैठे, तेल में लगाऊंगा, खाना पीना पूरा दिन करूंगा, मेरे साथ चले। जो ये इन्होंने भी कहा ना भाई, जो अभी राहुल गांधी पे जो इल्ज़ाम लगाया भाई जाते हैं देश को तोड़ने की बात करते हैं, मैं हैरान हूँ इस बात से। ये उस आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनकी कई पीढ़ियाँ उन्हें शहादत दी है देश को एक रखने के लिए, देश की एकता के लिए शहादत दी है, उस परिवार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनको कुछ भी बोले तो हर चीज़ में वो लेता है। जिसका जो सबसे बड़ा आतंकवादी का, अगर हम आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है, तो अगर पहला रजिस्टर्ड आतंकवादी कोई है नाथुराम गोडसे रहा है, तो पूछो कौन था? आरएसएस से ताल्लुक था उनका। नथुराम गोडसे के ऊपर आरोप लगाते हैं आतंकवादी। इनके जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने तो भगत सिंह को भी आतंकवादी को बनाया है, तो नथुराम गोडसे को आतंकवादी बोल दिया इन्होंने। तो भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राजगुरु को आतंकवादी बोलते हैं। इनका तो ऐसा ही है। इनके लिए तो एक जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वही सब कुछ है। उन्होंने, मैं एक पीछे वीडियो देख रहा था अभी, उन्होंने कहा कि पत्रकार ने उनसे पूछा, बाहर विदेशी पत्रकार ने पूछा कि आप स्वतंत्रता संग्राम में आपका क्या योगदान रहा? उन्होंने कहा कि मेरा कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहीं पर कोई योगदान रहा। मैं एक बात पूछूंगा जी, क्या एक भी कांग्रेसी या उन्हें संबंधित व्यक्ति फांसी पर लटका, क्या जेल में गया? या इतना ऐसे ही वीर सावरकर की जैसे, ये तो पिट्ठू थे, दलाल थे अंग्रेजों के, इनको सत्ता सौंप के चले गए वो। सीधी सीधी बात यह है जी। और बाकी जी सर एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे करूंगा कि आपने नाथुराम गोडसे को आतंकवादी रजिस्टर्ड बता दिया, सही है। उसके बाद में एक आतंकवादी कश्मीर में बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है, आरे से फाड़ देता है और इतना रक्तपात करता है। उसके बाद में माननीय मनमोहन सिंह उसको ऑफिस में बुला के उसको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। यासिर मलिक, सर क्या कहेंगे यासिर मलिक के बारे में बताओ। यासिर मलिक के बारे में सर, वो आपने भी देखा, आप तो एडवोकेट हैं, आप उससे बेहतर आप जानते हैं। जो यासिन मलिक तो जेल में है, उसी एक्ट में गया। सरकार आने के बाद गया है, उससे पहले तो उसको पीएम ऑफिस में वीआईपी ट्रीट दी जाती थी, उसको ऑनर्स दिया जाता था, उसके भेंट किए जाते। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। सर देख लो इसके बारे में नहीं, इसके बारे में मुझे इसका नॉलेज नहीं, मैं नॉलेज नहीं। अगर कोई नवोधा व्यक्ति यहाँ एडवोकेट बैठा होता, मैं मान लेता कि आपको अनुभव शायद कम होगा, लेकिन आपका बाल बता रहे हैं कि आप नहीं कह, लेकिन मुझे इसकी नॉलेज नहीं है जो आपने जो मुझे क्रिटिसाइज करो तो दोनों को करो, नहीं तो ना करो, क्योंकि आतंकवाद पे आपने बात की, नाथुराम गोडसे की, तो यहाँ पे आपको बनता है। अब जो इसने भाई ने भी कहा ना, भगत सिंह, राजगुरु, इनको ये तो आज़ादी से पहले थे, उस टाइम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भी नहीं। सर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। आतंकवाद का कांग्रेस का तो गहरा संबंध है। जिस वक्त 370 मोदी साहब ने हटाई, हमारे कांग्रेस के जो हरियाणा के शीर्ष नेता हैं, जिसमें हुड्डा साहब है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। और आज उस बात से पीछे हटकर कह रहे 370 हम हटाओगे, उल्टी बैक लेंगे। आज ये कह रहे खुद जो हमारे राहुल गांधी इस बात की सपोर्ट कर रहे जम्मू कश्मीर में। सर इसमें एक मैं ऐड कर दूं कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा है कि सीमा पे अगर देखा जाए तो जवानों की संख्या हरियाणा सबसे ज़्यादा देता है। अगर सर बॉर्डर पे कोई हरियाणा का बालक शहीद हो, सर क्या वो आपका बालक नहीं? सबके बालक हैं, हमारे सबके हैं। फौजी सब 370 किस लिए थी? तो इसीलिए थी, उग्रवाद का इनका एक इकट्ठा संबंध है। मैं कहूँ 400 सीट सबसे पहले राजीव गांधी के राज में आई थी, उनमें इसका नाम ही नहीं ले रहे। 370 देश के खिलाफ एक किस्म से हमारा घाव बना हुआ था, उसका छोड़ दे। मैं एक और बात कहता हूँ, यदि
8 तारीख को कांग्रेस की गवर्नमेंट बननी चाहिए, हमारा शंभू बॉर्डर उसी दिन खुल जाएगा। और वहाँ केजरीवाल बैठा पंजाब में, दिल्ली में, रोज जैसे मुसलमान हमला कर रहे थे इसी तरह से यहाँ उग्रवाद पैदा हो जाएगा। 8 तारीख से ही शुरू हो जाएगा, जिसको हम रोक के बैठे हैं, बीजेपी रोक के बैठे हैं। कोई भी समाज जब तरक्की करता है, जब देश में शांति हो, अमन चैन हो, तभी कोई देश तरक्की करे, चाहे कांग्रेस हो चाहे इनका। इस शांति से तो कोई संबंध नहीं। नंबर 2, 1991 में 92 में मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, हमारा सोना गिरवी रखा है जापान में और इंग्लैंड में। और आज अखबार पढ़ के देखो इतना हमारे पास फॉरेन करेंसी है, 690 कितने करोड़ मिलियन टन हमारे पास विदेशी भंडार है। और उसका इतनी ज़बरदस्त मोदी ने इसके वो सोना भी आया और दूसरा सोना भी खरीद कर देश जो है ना सोने से भी भर रखा है। देश में जो हम आत्मनिर्भर, हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, जबकि इनका क्या है, हमारा जो मेन फार्मूला है, हम ये चाहते हैं जो सेंटर में गवर्नमेंट हो तो हमारे यहाँ भी वही गवर्नमेंट होनी चाहिए। और नहीं हमारा हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा, जैसे हिमाचल में तनख्वाह नहीं मिलती है। कर्नाटका में देख लो क्या हो रहा है, कर्नाटका में भी यही हाल हो रहा है। और इसी तरह से मतलब दूसरी स्टेटों में हम चाहते हैं, यदि कांग्रेस वाले बदलना ही चाहते हो 29 में बदल लियो, सेंटर बदलोगे तब बदल लियो। पर फिलहाल जो सेंटर की हमें सपोर्ट मिलती है उसका फायदा उठा लो, और नहीं ये खटाखट पटाखट सब बंद हो जाएगा उसी दिन। इसमें ये भी जब है ना जो मैनिफेस्टो का 370 हटाने का, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, वो 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ये नहीं है। चलो कांग्रेस का मैं बता देता हूं। राहुल गांधी का ऑफिशियल बयान है कि अगर मैं सत्ता में आता हूं लोकसभा के इलेक्शन में, तो राम मंदिर को जो है हम फिर से मस्जिद में तब्दील करेंगे। ये राहुल गांधी नहीं, ऐसा कोई दिखाओ बयान। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। और बताता हूँ आपको, जैसा राहुल गांधी की बात है, वो हमारा नेशनल लीडर नहीं है। कर्नाटक में जाएगा, केरला में जाएगा, वहाँ की बात करेगा। जिस वक्त केरला में ये फार्म भरने जा रहा था, उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, कांग्रेस का झंडा और देश का झंडा नहीं लहराएगा तेरी उसमें जुलूस में, इसका झंडा नहीं लहराया गया। इसमें ये हिम्मत नहीं गया कि मैं अपने देश का ही झंडा फहरा लूँ, कांग्रेस को तो छोड़ दो। इसके अलावा वहाँ करेगा नॉर्थ की बुराई। अब जम्मू कश्मीर में जा रहा, अब जम्मू कश्मीर की बुराई ये हमारे खिलाफ बयान दे रहा। जो हमारे कत्लेआम उसमें हो रहा, क्या नाम है उसमें बांग्लादेश में, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेगा हिंदुओं का, उसके बारे में नहीं कहता, उसके बारे में पता ही नहीं उसको क्या कहना क्या नहीं कहना। पता नहीं इसको कहाँ से ये बात आती है अपने देश को उठाने के लिए, या हिंदू को। मुसलमान यहाँ इंडिया में शेप है, जहाँ बहुमत में हिंदू है वहाँ मुसलमान भी शेप है और हिंदू भी शेप है। इसमें देश में विदेश में जाकर बदनाम करो, नेशनल लेवल की तो उसमें क्वालिटी एक ही नहीं। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन खतरा है, सब बहकाया, और हमारे भाई पढ़े लिखे इस बात में बहक गए। अब पकड़ में उसकी झूठ आई जब ये कहा कि मंदिरों में गुरुद्वारे में जाने में सरदारों पे वो है पाबंदी है और कड़ा नहीं पहन सकते। अब देश ने पिछाड़ लिया एकदम, अरे यहाँ तो सब कड़ा पहन रहे हैं, सब गुरुद्वारे में जा रहे हैं। ऐसी झूठ दिन में ऐसी बोल के सत्ता हथियाना चाहता है, और 99 से सांप सीढ़िया खेल देख के हमने 0 पाता है, ऊपर नहीं जाता। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि देखिए जिस तरह से राहुल गांधी बार बार इस चीज़ को करते हैं, और ये एक जो है वो लग जाता है कि जो है मतलब इनको समझ नहीं है राजनीति की, ऐसी बात भी आती है। क्या लगता है राहुल गांधी को जितना आप लोग समझते हैं उससे कुछ अलग हैं या कुछ हटके हैं, या फिर से कांग्रेस को आप लोग यहाँ ला रहे हैं? नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस ही आएगी। और ये राहुल गांधी पहले से सुलझ गया नहीं, वो मोदी को पीछे छोड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी को काफी पीछे छोड़ चुके हैं मैं। वो देख के झूठ तो वाली राजनीति करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो लोकप्रियता बढ़ी है राहुल की, लोकप्रियता तो मोदी से भी आगे बढ़ गया है। ये कैसे हुआ? कन्हैया कुमार को ले लिया, इससे क्या? भाई कन्हैया कुमार के बारे में या सैम पित्रोदा, क्या सैम अंकल जो उनके कोच हैं। भाई हम तो हरियाणा तक सीमित हैं, वो सैम अंकल के उसका ऐसा है। अभी जब ढोल साहब ने कहा है कि भाई हमें राहुल पसंद है, हरियाणा में राहुल का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ही सीमित है, और इन्हें कोई राहुल से मतलब नहीं है।
क्यों? क्योंकि सारी टिकटों में जो बंटवारा है वो सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे से टिकट दी गई हैं, ना शैलजा की चली, ना सुरजेवाला की चली। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है। उन्होंने कहीं भी अभी ऐसे भी कहीं आपके गांव मिलेंगे जहां यूपी में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उनको मकान अलॉट हुए हैं प्रधानमंत्री के आवास के तहत, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दी। जो भी अनाज है वो आपको ये देख के नहीं देते कि भी ये मुसलमान है कि ये हिंदू है या ये SC है या BC है।